हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 5 की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है मेरी यात्रा। तो ये एक लेखक ने लिखी है जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन्होंने यात्रा की है, कहाँ यात्रा की है ये हमें उन्होंने बताया है अपने शब्दों में। तो पढ़ते हैं, चलिए। यह मेरा यात्रा स्मरण है। शायद सन 1914 की बात है जब मुझे पहली बार जबलपुर जाने का अवसर मिला। कहाँ गए हैं लेखक? जबलपुर। जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर एक स्थान है भेड़ाघाट। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मैंने सुना था कि भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के दोनों किनारे संगमरमर के बने हुए हैं। बहुत सुंदर है ये जगह, और इसके जो दोनों किनारे हैं वो किसके बने हुए हैं? संगमरमर के। मेरे मन में ना जाने कब से इस स्थान को देखने की लालसा थी। लालसा अर्थात इच्छा थी। लेखक ये चाहते थे कि वो यहाँ देखने जरूर जाएं। इससे पहले मैं ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। ये जबलपुर के पास ही पड़ते हैं। कहते हैं कि अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा 800 मील की अपनी यात्रा में 150 किलोमीटर पर भेड़ाघाट आ जाती है। ये बताया गया है कि इसको कितना समय लगता है भेड़ाघाट तक आने में। 800 मील की अपनी यात्रा में वो 150 किलोमीटर पर भेड़ाघाट आ जाती है। कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। किसने, कौन से ऋषि ने की थी? भृगु। यहाँ निर्मित चट्टानों इस रूप में स्थित है मानो कोई ऋषि आज भी यहाँ तपस्या कर रहे हो। इतना सुंदर वर्णन है। नर्मदा में खड़ी ये विशाल चट्टानें आज तक मौसम के प्रत्येक रूप में को सहती रही हैं। चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, ये ऐसे की ऐसी ही हैं। ये विशाल चट्टानें कट सकती हैं परंतु झुक नहीं सकती। फिर देखिए लेखक क्या कहता है आपसे। ये चांद की रोशनी में चमकीले और सूरज की रोशनी में सुनहरी दिखाई हो जाती हैं। क्या बताया लेखक ने? जब वो चांद की रोशनी उस पर पड़ती है तो कैसी लगती है? चमकीली। और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सुनहरी हो जाती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। नर्मदा यहाँ से 1 मील ऊपर बहती है। वहाँ से विशाल प्रपात के रूप में 4 मील नीचे आकर गिरती है। नर्मदा और उसमें रहने वाले जीव जंतु ने ये सोचा ना होगा कि उसके इस सुंदर रूप को संगमरमर की 2 विशाल भुजाएं इस प्रकार थाम लेंगी। लेखक कहना चाहते हैं कि उस नर्मदा नदी में जितने भी जीव जंतु छोटे छोटे रहते हैं, उन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतनी सुंदर जगह पर स्थान मिलेगा। ठीक है। अपने जन्मदाता अमरकंटक से निकलती हुई, जन्मदाता का अर्थात नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से हुई नर्मदा ने सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानों में आश्रय पाया। ऊंची चोटी में गिरती नर्मदा की धारा इतनी धवल लगती है, धवल मतलब उज्जवल, सफ़ेद, कि चारों तरफ धुंध की तरह दिखाई देती है। इसलिए इस प्रपात का नाम धुआंधार भी है। अर्थात हम इसे किस नाम से भी जान सकते हैं? धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जान सकते हैं। और हम इसको धुआंधार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इतनी धवल मतलब इतनी वाइट और इतनी चमकीली होती हैं कि धुएं की तरह दिखाई देती हैं। किसकी तरह दिखाई देती हैं? धुएं की तरह दिखाई देती हैं। फिर देखिए लेखक क्या कहते हैं। लेखक फिर आगे आपसे कहना चाहते हैं, नर्मदा की ये धारा किस जिले के अंतर्गत बह रही है, इसके संदर्भ में बहुत लोगों का अलग ज्ञान संक्षिप्त है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं कि किस जिले में है। ना तो ये धारा मांडले जिले में है और ना ही जबलपुर में है। यह तो सिवनी जिले में बह रही है। कहाँ बह रही है? ना तो ये जबलपुर में है और ना ही मांडला में। ये कहाँ पर है? सिवनी में बह रही है। खैर, भेड़ाघाट चाहे जिस भी जिले में हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पक्की सड़कें बनी हुई हैं। यदि यह रास्ता कच्चा भी होता तब भी मेरा मन मनोरथ दृश्य को देखने की लालसा ना छोड़ता। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यह रास्ता इतना सुंदर है कि अगर ये कच्चे में भी होता तो भी लेखक वहाँ देखने की अपनी लालसा को त्यागते नहीं। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ियों पर गौरी शंकर तथा 64 योगिनी जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? गौरी शंकर और 64 योगिनी जी का मंदिर है।
इस मंदिर में दूर दूर से सैलानी व भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। धुआंधार जलप्रपात का स्वर घर्र घर्र यहाँ दिन रात सुना जा सकता है। मतलब जो पानी की आवाज़ है वो कैसी है, घर्र घर्र करके पूरी दिन रात आप उसे सुन सकते हो। कहते हैं त्रिपुरी घराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्हड़ा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अर्थात ये लाइन आपके लिए याद करने वाली है, अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को, कि कहते हैं कि त्रिपुरी घराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्हड़ा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी यहाँ की सुंदरता अकथनीय है। अर्थात ऐसी है कि जिनको इतनी सुंदर है वो जगह कि इसको आप अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला है कि प्राकृतिक सौंदर्य हमारे मन में निर्मल भाव उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी प्राकृतिक चीज़ की सुंदरता को देखते हैं तो हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। क्लियर है?